हेलो स्टूडेंट, मैं एसपी सिंह आज एक नए टॉपिक के साथ मांग की लॉज, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ उपस्थित हुआ हूँ। स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में मांग के नियम को देखा था। मांग के नियम में हमने जाना था कि कीमत में परिवर्तन के परिणामस्वरूप मांग में परिवर्तन किस दिशा में होती है। यानी हमने मांग के नियम में केवल गुणात्मक कथन देखा था कि परिवर्तन की दिशा क्या है। अब हम नए टॉपिक जो मांग की लॉज पढ़ रहे हैं, इसमें हम देखेंगे मात्रात्मक कथन, अर्थात कीमत में परिवर्तन के परिणामस्वरूप मांग में कितना परिवर्तन होता है। सबसे पहले हम लॉज को देखते हैं। लॉज किसे कहते हैं? लॉज से तात्पर्य है कि किसी आर्थिक चर में परिवर्तन के परिणामस्वरूप दूसरे आर्थिक चर में कितना परिवर्तन होता है। अर्थात कीमत के संदर्भ में हम देखते हैं, डिमांड और कीमत के संदर्भ में, तो हम ये देखेंगे कि प्राइस में परिवर्तन होने के बाद डिमांड में कितना परिवर्तन होता है। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं कि डिमांड जो होती है अन्य चरों पर भी निर्भर करती है। जैसे डिमांड जो है वह आय पर भी निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों पर भी निर्भर करती है, जिसको हमने पीआर से दिखाया था। तो मांग की लॉज भी तीन प्रकार की होगी। एक प्राइस इलास्टिसिटी, कीमत लॉज, सेकेंड होगी आय लॉज, और थर्ड होगी आपकी आड़ी लॉज। आपके सिलेबस में कीमत लॉज है, जिसे हम विस्तार से पढ़ेंगे। आय लॉज और आड़ी लॉज की केवल परिभाषा देखेंगे। तो कीमत लॉज क्या होती है? कीमत लॉज को हम मांग की लॉज संक्षेप में कहते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को ही मांग की लॉज कहते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड may be defined as the percentage change in quantity demanded to the percentage change in price। इसको संक्षेप में हम इस प्रकार भी कर सकते हैं कि कीमत में थोड़े से परिवर्तन के परिणामस्वरूप मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन होता है, यह मांग की लॉज बताता है। मांग की लॉज को पता करने का सूत्र है हमारे पास। इस जो सूत्र यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, इसको प्रतिशत रीति या फ्लक्स रीति भी कहते हैं। मांग की लॉज को ईडी से दिखाते हैं, जिसमें डी जो होगा वो स्मॉल से होगा। ईडी इक्वल टू मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अगर हम मांग में प्रतिशत परिवर्तन को ज्ञात करना है हमें, तो हम परिवर्तन को डेल्टा से दिखाते हैं। तो प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले जितना चेंज आया है डिमांड में उसे डेल्टा क्यू और प्रारंभिक जो मात्रा है उसे क्यू से प्रदर्शित करेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो ये हमारा मांग में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात हो जाएगा। इसी तरह हम कीमत में प्रतिशत परिवर्तन को भी ज्ञात करेंगे। कीमत में परिवर्तन को हम डेल्टा पी से दिखाएंगे और जो पूर्व में कीमत थी उसे पी से दिखाएंगे और मल्टीप्लाई 100 करेंगे। यहाँ आप इस परिभाषा में देख रहे हैं कि मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन के कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को ही मांग की लॉज कहते हैं। तो यहाँ मांग में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन दोनों का अनुपात क्या है? मांग की लॉज प्रदर्शित कर रहा है। अब हम अगर इसको इस रूप में दिखाते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 100 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा डेल्टा क्यू बाई क्यू बटा में डेल्टा पी बाई पी। अब इसे और सरल अगर करें हम, तो इस रूप में लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बाई क्यू मल्टीप्लाई पी अपॉन
डेल्टा पी। या एक सूत्र हमें ये प्राप्त हो जा रहा है, इसको इस रूप में आप याद कर सकते हैं। या सेकेंड हमारा हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, इंटर एक्सचेंज करने पे ये हमें प्राप्त हो जाएगा पी बाई क्यू। सेकेंड सूत्र, दोनों में से कोई भी आप याद कर सकते हैं संक्षेप में मांग की लोच ज्ञात करने के लिए। अब हम देखेंगे कि मांग की लोच यानी कीमत लोच कितने प्रकार की होती है। स्टूडेंट, हम देखते हैं मांग की लोच के प्रकार। मांग की लोच के प्रकार या श्रेणियां ये 5 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट, पूर्णतया बेलोचदार मांग, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इसमें हम देखते हैं कि कीमत में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उस वस्तु की मांग की लोच को हम पूर्णतया बेलोचदार मांग कहते हैं। उदाहरण के स्वरूप हम देख ले रहे हैं, यहाँ पर हम किसी वस्तु की कीमत को ले रहे हैं और उस वस्तु की मात्रा को ले रहे हैं। यहाँ प्रारंभिक कीमत 10 रुपये या 5 रुपये की वृद्धि होने पर यह 15 रुपये हो जा रही है, परंतु मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। पहले भी 2 इकाई है, अभी 2 इकाई है। इसको हम सूत्र में जब अप्लाई करेंगे तो हम देखते हैं कि डेल्टा क्यू यानी मांग की मात्रा में परिवर्तन क्या है, पहले भी 2 है, अभी 2 है, तो परिवर्तन क्या है, 0 है। और डेल्टा पी क्या है, 5 रुपये का अंतर है, तो यहाँ 0/5 लिख देंगे। मल्टीप्लाई, यहाँ प्रारंभिक कीमत कितनी है, 10 रुपये है और प्रारंभिक मात्रा 2 रुपये। इसको जब हम हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0 × 10 करेंगे तो 0 और 5 × 2 बराबर 10। यहाँ पर हम देख रहे हैं आंसर हमारा आ जा रहा है 0। इसको चित्र में भी देख सकते हैं कि पूर्णतया बेलोचदार मांग जो होती है उसका मांग वक्र जो होता है वह y एक्स के पैरेलल होता है, अर्थात एक वर्टिकल लाइन होती है। यह इससे यह पता चलता है कि कीमत P1 से P2 हो गई है, यानी कीमत में पहले P1 थी, अब गिर करके P2 हो गई है, लेकिन मांग की मात्रा पहले के समान ही OQ है, अर्थात कीमत में परिवर्तन का मांग की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हम नमक का उदाहरण ले लें, नमक की कीमत में अगर थोड़ी बहुत वृद्धि हो जाती है या कमी हो जाती है तो नमक की मांग पर कोई असर नहीं पड़ता है। आइए अब सेकेंड देखते हैं। सेकेंड, बेरोजगार मांग, इनइलास्टिक डिमांड। इस प्रकार की मांग से तात्पर्य है कि कीमत में परिवर्तन की तुलना में मांग में परिवर्तन कम होता है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किसी वस्तु की कीमत 8 रुपये है तो डिमांड 10 रुपये है, प्राइस अब बढ़ करके 18 रुपये हो गई है तो डिमांड पहले से गिर करके 8 इकाई हो गई है। तो अब हम परिवर्तन अगर हम देखें, इसको सूत्र से निकालेंगे तो ये देखेंगे कि हमारा आएगा 0.16। देख सकते हैं यहाँ पे मांग की मात्रा में परिवर्तन 2 इकाई है और कीमत में परिवर्तन 10 इकाई है और प्रारंभिक कीमत 8 और प्रारंभिक मात्रा 10 है, और अप्लाई करने पे सूत्र में ये हमारा 0.16 यानी ED इज ग्रेटर देन लेस देन 1। इसको चित्र से समझते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं इनइलास्टिक डिमांड को हमने दिखाया है, इसकी स्लोप अधिक होती है। स्लोप अधिक होती है इस कारण आप देखेंगे कि यहाँ पे कीमत में परिवर्तन P से P1 इतना हो रहा है तो मांग की मात्रा में परिवर्तन केवल इतना ही हो रहा है। और अगर एक उदाहरण से हम देखेंगे तो हम एक और परिवर्तन करते हैं तो पाएंगे यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि कीमत की मात्रा में परिवर्तन अधिक हो रहा है और मांग की मात्रा में परिवर्तन कम हो रहा है। अर्थात बेरोजगार मांग से तात्पर्य है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन की तुलना में उसकी मांग की मात्रा में परिवर्तन कम हो। अब तीसरा देखते हैं, थर्ड हमारा है अत्यधिक लोचदार मांग। ये जस्ट अपोजिट होता है बेलोचदार मांग। बेलोचदार मांग में हमने देखा था कि कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप
मांग की कीमत में परिवर्तन की तुलना में मांग में परिवर्तन कम होता है। यहाँ पर हम देखेंगे अत्यधिक रोजगार मांग में कि कीमत में परिवर्तन की तुलना में मांग की मात्रा में परिवर्तन अधिक होता है। जैसे कि ये कीमत P1 परिवर्तन की तुलना में आप देख रहे हैं मांग की मात्रा में अधिक परिवर्तन हुआ है। एक बार फिर हम कीमत में परिवर्तन कर रहे हैं, मांग की मात्रा में और ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है। अर्थात कीमत में थोड़े से परिवर्तन के प्रक्रिया स्वरूप मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण में देख रहे हैं यहाँ पे कि प्राइस जो है 2 रुपये से केवल 1 रुपये बढ़ी है और मांग की मात्रा जस्ट डबल हो गई है। और इसको अगर इक्वेशन में रख करके हम हल करें तो हमारा आंसर आ रहा है 2। चलिए अब फोर्थ देखते हैं। स्टार्ट। लोचदार मांग, इलास्टिक डिमांड। इसमें हम ये देखेंगे कि कीमत में परिवर्तन के अनुपात में ही मांग की मात्रा में भी परिवर्तन होता है। यहाँ हम जो परिवर्तन की बात कर रहे हैं ये प्रतिशत परिवर्तन की बात कर रहे हैं, न कि निरपेक्ष वैल्यू। जैसे यहाँ पे हम उदाहरण देख रहे हैं कीमत 2 से बढ़कर के 4 हो गई है। इसमें दो क्वांटिटी में 2 की वृद्धि नहीं हो रही है, बल्कि प्राइस जस्ट डबल हुआ है, यानी 100% की ग्रोथ हुई है। तो यहाँ क्वांटिटी में भी 100% की ग्रोथ हुई है। इसी को इक्वेशन में हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। अर्थात जितना कीमत में परिवर्तन हो रहा है सेम परिवर्तन जो है वो मांग की मात्रा में भी होगा। यहाँ भी देख रहे हैं इस तरह लोचदार मांग से तात्पर्य कीमत में होने वाले परिवर्तन के अनुपात में ही मांग की मात्रा में भी परिवर्तन होता है। अब हम देखेंगे मांग की लोच का 5वां प्रकार, पूर्णतया लोचदार मांग। पूर्णतया लोचदार मांग से तात्पर्य है कि कीमत में परिवर्तन हुए बिना मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है। उदाहरण हम लेते हैं, किसी वस्तु की कीमत 15 रुपीज़ है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, फिर भी मांग की मात्रा 10 इकाई से बढ़कर के 25 इकाई हो जाती है। इसको अगर आप इक्वेशन में रखें तो आप पाएंगे सरल करने पे कि आंसर हमारा इनफाइनाइट आ रहा है। इसको हम चित्र में देखते हैं। पूर्णतया लोचदार मांग या परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जो होती है वह एक्स अक्ष के समानांतर यानी हॉरिजॉन्टल होती है। इसका तात्पर्य है कि कीमत स्थिर रहते हुए मांग की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। तो स्टूडेंट आज हमने मांग की लोच क्या होती है और मांग की लोच कितने प्रकार की होती है।